खुद ही अपने से आप इस्तीफा दे दो या तो आपको ज़बरदस्ती तरीके से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। यह वीडियो को अपलोड करा करके ये दिखा दिया है कि भारत देश में इस तरह से यदि कैश कांड कोई भी जस्टिस के पास इस प्रकार से होंगे तो वह बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा का कैश कांड के बाद से ही देश की न्यायपालिका पर कई सवाल हैं। ऐसे में राजनीतिक पारा भी हाई है, जहां एक तरफ राजनेताओं के बयान प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और लगातार पीएम मोदी पर हमला बोला जा रहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा कि स्कीम में अब जज के घर से ही कैश बरामद हो रहा है या फिर जलता हुआ पैसा पाया जा रहा है। हालांकि इस पूरे विवाद में, इस पूरे मामले में एक के बाद एक मोड़ सामने आ रहा है। अब एक और वीडियो सामने आ चुकी है जिसमें पैसा जलता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बड़ी तादाद में बोरियों में पैसा जलता है। और ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार इस पूरे मामले में कितने पेच और खुलने वाले हैं। सवाल ये भी है कि क्या जज के पास पैसा किसी और का था, जैसा कि विपक्ष कह रहा है। मेरे साथ इस पूरे मामले पर ज़्यादा कानूनी जानकारी लेने के लिए नरेंद्र मिश्रा जी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता। इस वक्त हम सुप्रीम परिसर में हैं, जहां पर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की निगरानी करता हुआ संज्ञान ले रहा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी आ चुकी है, उस पर भी ज़्यादा जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर नरेंद्र मिश्रा जी। सबसे पहले तो सर, एक जज के घर से इस तरीके का कैश निकलना, जलता हुआ पाना और ये विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाना, कैसे देख रहे हैं आप इसको? जो मेरे संज्ञान में है, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास में ये सारे अमाउंट रिकवर हुए हैं, अर्थात उनकी बिल्डिंग में, उनके प्रेमिसेस में, उनके कैंपस में, पर उन्होंने इसके अपने बचाव के लिए ये बोला है कि 14 और 15 मार्च को हम मध्य प्रदेश भोपाल में अपने पत्नी के साथ में थे। हमारे घर में यानी दिल्ली का जो क्वार्टर है वहाँ पर हमारी बेटी और हमारी माँ थी, 2 लोग थे। और जो रिकवर अमाउंट पाया गया उसमें बोला गया कि जो उनका सबॉर्डिनेट वहाँ पर ऑफिस का स्टाफ रहता है, वहाँ पर CPWD और उसके साथ में जो मेज़ और कूड़े कबाड़े के जो सामान होते हैं वहाँ पर रखे रहते हैं, वो हमेशा ओपन रहता है। ये इस तरह से उन्होंने अपने बचाव के लिए एक शब्द यूज़ किया है। इसके साथ में उन्होंने और जो एविडेंसेस होते हैं उसके बारे में पर्याप्त बात नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के कैंपस एरियाज़ में कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिंदा तक नहीं जा सकता है। सवाल WD या जिस तरीके से उन्होंने बात बोली, ये सारी बातें, उस पर उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जब 16 तारीख को दिल्ली पहुंचे हैं तो 16 तारीख को उन्होंने सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसके पहले उनको डायरेक्शन से, जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उपाध्याय जी हैं, उनको डायरेक्शन दे दिया था कि इनको कोई भी केस सुनने के लिए न दिया जाए और इनको इस लिस्ट से हटा दिया जाए सुनवाई के लिए। तब तक के लिए उन्होंने जाँच निगरानी के लिए 4-5 बिंदुओं को प्रकाशित करने के लिए और अपने पास रिपोर्ट मांगने के लिए बोला था, जिनमें 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई गई। वैसे भी किसी भी हाई कोर्ट के जज को यदि इम्पीचमेंट या कोई भी निगरानी करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसमें 3 जजेस की मीटिंग होती है। एक उस कंसर्न हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, उसके साथ में एक सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस रहता है और एक विधि का विशेषज्ञ होता है, यानी लॉ का मतलब जो नॉलेजेबल पर्सन। इन 3 लोगों की कमेटी बनाई जाती है। उन कमेटियों ने भी अपना रिपोर्ट पेश कर दिया। उसके आधार पर यह था कि जो भी चीज़ें सारी हुई है वह कैंपस में हुई है और उसका वीडियो जो मिला, जो रिपोर्ट के साथ में 21 और 22 तारीख को ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास आया, उस वीडियोज़ की कॉपीज़ को भी, वीडियो को भी कोर्ट ने उसको अपने वेबसाइट में भी अपलोड करा दिया, जिससे सत्यापित हो गया है कि मुझे लग नहीं रहा है कि वर्मा जी के बचाव पक्ष में सफिशिएंट एविडेंसेस हैं। वर्मा जी ने अपने गिड़गिड़ाते हुए अपने बचाव पक्ष में, क्योंकि वो लॉयर भी हैं, मध्य प्रदेश तरीका से उन्होंने लॉ भी किया 1992 में, तो इस आधार पर उन्होंने अपना, भाई वकील हैं तो थोड़ा बचाव के लिए बोला कुछ। तो कोर्ट ने यह बोला है कि इनके 6 महीने के बैंक के स्टेटमेंट, साथ में इनका जो कन्वर्सेशन कितने लोगों से हुआ है और जो इनके व्हाट्सएप में या मैसेजेस में जिनकी पर्सनल इनकी जो चैट है वो भी, और ये उसको डिलीट ना करें, उनसे अपील भी की गई थी। साथ ही साथ में यह भी कोर्ट ने स्पष्ट किया इसके दौरान पर कि जो हाई कोर्ट के जज के कैंपस में और भी जो लोग हैं उनके बारे में भी हमें पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करवाई जाए। इन सारे तथ्यों के आधार पर जो जज साहब को एक फेयर इन्वेस्टिगेशन का थोड़ा डाउट था, उसको लेकर के CGI साहब ने एक अच्छे व्यक्ति की तरह उनको पूरा मौका दिया, ऐसा भी नहीं। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस के पास उन्होंने फिर भी, मुझे लग रहा है कि दोबारा भी कुछ चीज़ें आई हैं, तो उन्होंने बोला मैं डिप्थ कमेटीज़ बना देता हूँ जो डीपली इन्वेस्टिगेशन कर लेगी। डीपली इन्वेस्टिगेशन के लिए उन्होंने 3 सदस्यीय कमेटी अलग से बनाई है, जिसमें आप सबको पता है कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है,
हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और इसके साथ में हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस को इसमें रिक्रूट किया गया है। ये 3 सदस्यीय कमेटी और भी बनाई गई है ये डेप्थ ये सारी चीज़ों करने के लिए। इन डेप्थ कमेटीज़ की जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर जो चीज़ें होंगी उसके आधार पर जसवंत वर्मा जी को बोला जाएगा। यदि वो सारी चीज़ें जैसा एलिगेशंस न्यूज़ों में आया है और पूरे मीडिया में ट्रायल जो चल रहा है, जिस तरीके से सारी चीज़ों की घटनाओं के बारे में पूरी जनता अवगत है, ऐसी सारी चीज़ें सही रही तो उनको ये बोला जाएगा कि आप इस पद से इस्तीफ़ा दे दीजिए। और यदि वो इस्तीफ़ा नहीं देते हैं, बाय द वे नहीं देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इसी लेटर के आधार पर, इसी इन्वेस्टिगेशन के आधार पर आर्टिकल 124 का 2 है जो सब आर्टिकल्स है, उसमें स्पष्ट तरीके से हाई कोर्ट के डायरेक्शंस दिए गए हैं। 127 में सुप्रीम कोर्ट के लिए है, इम्पीचमेंट जिसको हम लोग कहते हैं। आर्टिकल 124 में ये स्पष्ट है कि यदि हाई कोर्ट के जस्टिस को कैसे हटाया जा सकता है। उसी विधियों में यह है कि कई कमेटियां बनाई जाएंगी, डेप्थ में उसका इन्वेस्टिगेशन भी कराया जाता है। ये सारी चीज़ें हो गई तो फिर पार्लियामेंट जब यदि हाई कोर्ट के जस्टिस जो यशवंत वर्मा जी नहीं देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन करेगी पार्लियामेंट को कि इनके लिए, सरकार को, कि आप इनके खिलाफ में इम्पीचमेंट लाइए और इम्पीचमेंट के साथ में इनको बाहर करिए। तो ये एक दूसरा रास्ता है, अर्थात इसका मतलब है कि खुद ही अपने से आप इस्तीफ़ा दे दो या तो आपको ज़बरदस्ती तरीके से निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। ये दोनों तरीके हो गए। मुझे जो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से उन्होंने निर्णय और साहसपूर्ण कदम दिखाया है, मुझे लगता है कि भारत देश के अभी तक में 3 बार इम्पीचमेंट और भी लाए गए हैं, जिसमें एक दीपक मिश्रा का 2018 में था, एक जस्टिस अमित सेन का था और एक और किसी का है। इन तीनों को लेकर के जो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट आई थी, जिसमें जब ये सबसे पहले राज्यसभा में आता है, राज्यसभा में 50 सदस्यीय एक कमेटी होती है, वह 50 सदस्यीय कमेटी उसको अप्रूव्ड करती है। फिर उसके बाद वो राज्यसभा से लोकसभा में जंप करता है, उसमें 100 लोग मिनिमम चाहिए होता है, फिर 2/3 का मेजॉरिटी चाहिए, उसके बाद वो फुल तरीके से अप्रूव्ड होता है और लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसको अप्रूव्ड करके प्रेसिडेंट के पास भेजता है। फिर प्रेसिडेंट उसमें अपनी मोहर लगाता है और इम्पीचमेंट की पूरी प्रोसेस पूरी हो जाती है। इसके पहले वाले जो 3 जजों के साथ में इम्पीचमेंट लाए गए थे वो अप्रूव्ड नहीं हुए थे पार्लियामेंट में। जो लोकसभा के स्पीकर थे उनके द्वारा उसको कहीं न कहीं पर बाय कर दिया गया था। लेकिन सर सवाल ये है कि देखिए इतना बड़ा कैश कांड सामने आता है, वीडियोस फोटोज हम सब ने पूरे देश ने देखी, लेकिन एक्शन में और खुलासे में इतनी देरी। 15-14 तारीख का मामला, 20-19 को विवाद इतना ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अब जाकर वीडियो वायरल होती है कि अध जले नोट सामने आए हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसेस है या किसी भी हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, उसमें पूरे इन्वेस्टिगेशन और पूरे सबूतों के आधार पर वो डिपेंड होती है। कोई भी व्यक्ति मीडिया ट्रायल करता है, ये कोई अलग प्रोसेस हो सकता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस खन्ना साहब हैं, उन्होंने इन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेशन करवाया है प्राइमरी लेवल पर। उसके बाद सारी चीज़ों को उनको मौका दिया है प्रेजेंटेशन करने के लिए। इसके बाद उन्होंने बोला है कि अब इस वीडियो को अपलोड करना चाहिए, क्योंकि इसके आधार पर पूरे भारत देश से मैसेज भी जाना जहां ज़रूरी है, क्योंकि जनता पूरे भारत देश की जहां जुडिशरी में भगवान की तरह पूछा करती है, हम लोग भी जाते हैं तो मेलॉर्ड्स के अलावा कोई शब्द उनके अगेंस्ट में नहीं बोलते हैं, या फिर जो भी बोलते हैं तार्किक तरीके से और कानूनी तरीके से बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब पूरे भारत देश में जहाँ हो रही हैं, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ऑफ इंडिया ने यह वीडियो को अपलोड करा करके ये दिखा दिया है कि भारत देश में इस तरह से यदि कैश कांड कोई भी जस्टिस के पास इस प्रकार से होंगे तो वह बख्शा नहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि सही भी है, इनडायरेक्टली भी है, और ऐसा होना भी चाहिए। सवाल यह भी है कि 2018 में ये जस्टिस जो वर्मा बने हैं, वो पहले इलाहाबाद में हाई कोर्ट में जस्टिस बनाए जाते हैं टेम्परेरी बेस पर, और ये उस समय पर जो कंसर्न गवर्नमेंट थी 2018 के पहले, इनको एडवोकेट जनरल वगैरह कुछ बनाती है, उसके बाद ये बन के आते हैं। तो उस समय पर जो सरकार थी, अर्थात वर्तमान सरकार से अभिन्न सरकार या बदली हुई सरकार, उससे इनका नाता भी जोड़ते हैं। तो ये भी चरण हो सकता है कि लोग इनके ऊपर एलिगेशन इससे लगाएं। दूसरा यह भी जो उन्होंने बोला कि ये सारी चीज़ें ऐसा हो सकती है, तो उन्होंने 4 बड़े मुद्दों की सुनवाई की थी जो भारत देश के लिए काफ़ी बड़ी लकीरें भी भारत के दिल्ली की राजनीति में खींचते हैं। एक सत्येंद्र जैन का केस था, आपको सबको पता है, जिसमें शराब नीति घोटाला को लेकर के है, जिसको लेकर के उन्होंने इस मामले को क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया था। दूसरा एक करोल बाग का मुझे लग रहा है दुर्गेश पाठक का था, आम आदमी पार्टी का एमएलए। तीसरा आपको पता है कि 2000 इसके साथ में 24 में कांग्रेस की जो गवर्नमेंट है, उस समय पर कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था।
उस अकाउंट को जो फ्रीज किया गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फ्रीज किया, उसका भी मैटर की सुनवाई इन्होंने ही किया था और बिना किसी सुने हुए उस मैटर को डिसमिस कर दिया, जिसमें कांग्रेस का अकाउंट कई दिनों तक बंद रहा, फ्रीज रहा, जिससे वो चुनाव भी प्रॉपर तरीके से कंटेस्ट नहीं कर पाई थी। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि जो सारे इनके एलिगेशंस हैं अपने बचाव पक्ष के लिए, जो डिफेंस है, कोर्ट में यह प्रोसेस है कि सबको सुना जाएगा। उनको भी एलिगेशन, उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं तो उनको भी सुनना सबका हक है और सुनना भी चाहिए। ये नैतिक और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र की एक बड़ी आज़ादी है, होना भी चाहिए और हो भी रहा है। पर ऐसा जब आपके एविडेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, आपके एविडेंसेस शून्य मात्र साबित हो रहे हैं या कमज़ोर हो रहे हैं, तो उस स्थिति पर आप कहीं न कहीं पर बचते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। इन सारी चीज़ों के सवाल का जवाब जस्टिस ऑनरेबल खन्ना साहब ने भी उनसे पूछा कि आप बताइए कि आपके प्रेमिसेस में इतने पैसे पाए गए, वो कैसे आ सकते हैं बिना आपके परमिशन के या बिना आपके कंसर्न के, या कैसे सारी घटनाएं घट सकती हैं। तो ये सारी चीज़ों का कुछ भी उनके पास, मुझे लगता है कि कोई पुख्ता सबूत अभी उनके पास नहीं आया है। अब इस चीज़ को लेकर के 3 सदस्यीय जो कमेटी जुडिशरी की बनाई गई है, उसका भी रिपोर्ट आना आवश्यक है। पर साथ ही साथ यह भी कहूँगा कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हमारे भारत देश के थे, उन्होंने बोला था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जो उनका कॉन्सेप्ट था, यह क्या नाम मात्र है कि पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट के जो प्रोसेस है उसमें वो बढ़ चढ़ करके लॉ मिनिस्टर उसको रिकमेंडेशन देंगे। यह पूरे भारत देश की जनता के सामने यह एक बड़ा विषय है, बड़ा सवाल है, क्योंकि हम सब कहीं न कहीं जुडिशरी पर आधारित हैं, आश्रित हैं। नहीं तो बहुत सारे पुलिस वाले, पॉलिटिकल पर्सन्स लोग मिल करके किसी भी व्यक्ति के नाम पर एफआईआर दर्ज करा देंगे और फ्री ट्रायल नहीं होगा, फ्री जुडिशरी नहीं होगी। ऐसे ही पैसे लेकर के कोई भी निर्णय पारित करने वाले, जिस तरीके से चीज़ें, घटनाएं उदाहरण के तौर पर पेश हो रही हैं, अलग बात है कि किसके कैसे पैसे आए, तो वो सारी चीज़ों को लेकर के जब यही चलता रहेगा तो भारत देश की न्याय प्रणाली पर हर व्यक्ति कहीं न कहीं पर अपने आप को कमज़ोर पाएगा और इससे विश्वास टूट जाएगा, जिससे देश में अराजकता और खुद ही कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करने लगेगा। जी सर, इस पूरे मामले को लेकर कई तरीके के सवाल और विवाद हैं, लेकिन इन आरोपों के बीच क्या आपको लगता है कि वाकई इस कैश कांड का कोई राजनीतिक एंगल भी है? मुझे लगता है कि राजनीतिक एंगल हो सकता है। जिस तरह से मैंने आपको 3-4 इनके पास बड़े केसेस थे, उन बड़े केसेस के बारे में आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये सारे जितने भी बड़े केसेस थे, हाई प्रोफाइल केस थे, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जजेस को मतलब आदमी फंसाने के लिए भी लोग कार्यवाही करते हैं, तो ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं। पर उसके लिए कोर्ट ने बोला है कि इनके बैंक स्टेटमेंट, कॉल, जितना इनका कॉल हुई है, सीडीआर रिपोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं, इसके साथ में कितने लोग आए, कितने लोग गए, ये सबकी भी डिटेल उन्होंने मंगवाया है। तो यह कहीं न कहीं पर यह साबित करता हुआ नज़र आ रहा है कि भारत देश में अभी भी लोकतंत्र है और जस्टिस साहब ने एक जज को, उनको कैसे प्रेजेंटेशन दे करके उनको पूरा मौका दिया है कि वो अपने बचाव में जो चीज़ें हो सकती वो रखें। तो राजनीतिक एंगल में सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूँ कि यदि उनका एलिगेशन सही है, यदि वो कह रहे हैं कि वो गेट खुला रहता है, कोई भी दूसरा आकर के पैसा रख दिया, तो ये राजनीतिकरण, यदि वो बात सही होती तो राजनीतिकरण का ही एक दृश्य होगा। लेकिन सर, जिस तरीके से अब कॉल रिकॉर्ड्स की बात की गई है, क्या इससे बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है? और कुछ खुलासा ऐसा भी होगा कि जो जो इस पूरे मामले में शामिल हैं उनका भी नाम सामने आ सकता है? देखिए, इसमें तो जिसने पैसे का ट्रांजैक्शन किया है उसका नाम आ सकता है। दूसरा, जिन लोगों ने थर्ड पार्टी से कराया होगा तो कहीं न कहीं से उसका लिंकअप होगा। इसके पहले भी जस्टिस वर्मा का जो एक ओरिएंटल बैंक का केस है, जिसमें 78 करोड़ रुपए को लेकर के एलिगेशन था, उसमें ओरिएंटल बैंक ने जो उत्तर प्रदेश में शुगर गन्ना मिल होती है, उसको लेकर के उन्होंने लोन किया था और उस लोन में वहाँ पर उन्होंने किसानों के हित में लोन को कराया, पर उन्होंने किसानों के हित में ऐसा कुछ किया नहीं, जिसमें सीबीआई इंक्वायरी कंडक्ट हुई और एफआईआर भी दर्ज हुए थे, तो उसमें जस्टिस वर्मा का भी नाम था। तो 1-2 और भी इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और यह भी एक आरोप, एक नया आरोप आया है। तो अब ये देखिए, जिस तरह से वीडियोज़ आए हैं, सारी चीज़ें आई हैं, तो कहीं न कहीं घटना सही है। अब घटना में ये जो कहना चाहते हैं कि हमारा और हमारे परिवार का पैसा नहीं है, तो उसके लिए क्या-क्या सबूत पेश कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस क्या कहते हैं, सीडीआर रिपोर्ट क्या कह रही है, साथ में प्रधानमंत्री और इसमें वर्तमान रूलिंग पार्टीज़ का क्या इसमें रवैया है, यह भी देखने का एक बड़ा है। पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रवैया तो पूरे देश के लिए बिल्कुल ही स्पष्ट है। लेकिन सर, ये पूरा मामला बेहद पेचीदा माना गया, क्योंकि शुरुआत में हमने देखा कि दिल्ली पुलिस चुप्पी साधे हुए रही, फायर ब्रिगेड की टीम ने ये कह दिया, जो चीफ हैं, कि ऐसा कुछ हमें पैसा वहाँ से नहीं मिला, लेकिन अब एक के बाद एक सबके बयान सामने आ रहे और पूरा मामला खुलता जा रहा है। शुरुआत और अब
ये बयानबाजी जो बदलती दिखाई दी, इसके पीछे क्या समझा जाए? क्या कोई लोग इस पूरे मामले पर पर्दा डालना चाहते हैं, छुपाना चाहते थे, सच सामने ना आए, क्या प्रयास था? देखिए, ऑनरेबल जो जस्टिस उपाध्याय जी हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, वो बहुत अच्छे पर्सन हैं। उनसे मैं काफ़ी सारी चीज़ों में उम्मीद भी करता हूँ। और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी जो हैं, वो भी बड़े स्पष्टवादी हैं। मुझे काफ़ी वो घुमाने फिराने वाले व्यक्ति दोनों में कोई भी नहीं है। जो भी हुआ होगा मैं नहीं जानता, पर यह भी बात स्पष्ट है कि जो घटनाएं घटी हैं और जब जांच की रिपोर्ट आई है, जांच रिपोर्ट आने के बाद ये सारी चीज़ें ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने उनको सबको स्पष्ट करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने प्रस्तुत कर दिया है। ऐसा हो सकता है कि जब फायर ब्रिगेड ने जिन चीज़ों को आग वगैरह की जो वीडियोस बनाई थी और उन सारी चीज़ों को वीडियो को लीक भी हुई, उसके बाद फिर उसको लिपापोती करने की कोशिश किया होगा कि जुडिशरी के ऊपर कलंक न आने पाए, अपने तरीके से मैनेज करने की कोशिश किया। पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो दिल्ली हाई कोर्ट के हैं और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, इन दोनों लोगों ने बड़ा अच्छा संज्ञान लिया और उन्होंने दिखाने की कोशिश किया है कि फ्री ट्रायल होगा और यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध में शामिल है, संलिप्त है, तो उसको ज़रूर सज़ा दी जाएगी, चाहे वो जज हो, चाहे वो कोई भी भारत देश का नागरिक हो। बर्खास्त होना तय है। हाँ, लगभग अभी तो प्रोसेस जिस लगभग अब तरीके पूरी की रिपोर्ट सामने आ हाँ, रही है। जिस तरीके से प्रोसेस हुई है और अब ये 3 सदस्यीय टीमों की जो अभी रिपोर्ट है, उसके आधार पर प्राइमा फेसी सब साबित हो गया है। अब एक डेप्थ जो एक है, वो तो फॉर्मेलिटी मात्र है। उसके आधार पर जिस दिन रिपोर्ट आएगी, ऑनरेबल चीफ जस्टिस हमारे ऑनरेबल कहेंगे कि आप उसमें जैसा भी है, इसको आप अपने आप से इस्तीफ़ा दे दीजिए, या नहीं देंगे तो फिर उसके बाद में मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट जाएंगे और इम्पीचमेंट का प्रोसेस फॉलो होगा। थैंक यू। सर, धन्यवाद हमें समय देने के लिए और बारीकी से बताने के लिए कि कानून अब इस पूरे मामले में किस तरीके से आगे काम करेगा। यशवंत वर्मा पूरा कैश कांड के बाद देश भर में सवाल हैं, लेकिन अब जांच पड़ताल के बाद देखते हैं कि कानून किस तरीके से एक्शन लेता है और क्या बर्खास्त किया जाएगा।